नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम सामाजिक कक्षा 7 भूगोल का अध्याय प्रथम पर्यावरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के बारे में हम शुरू से छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं और पर्यावरण के लिए और तो हमारे 5th क्लास तक एक अलग ही किताब थी पर्यावरण, जिसमें हम पर्यावरण के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते थे। उसी क्रम में 7th में अपना अलग से एक पाठ आया है, अध्याय आया है, जिसका नाम है पर्यावरण। तो पर्यावरण है वो दो शब्दों के मेल से बना है। दो शब्द को मिलाने से पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। परि प्लस आवरण। परि का अर्थ यहाँ है अपने चारों तरफ, आवरण का मतलब होता है कवच। तो हमारे चारों ओर का जो कवच है उसे पर्यावरण कहा जाता है, अर्थात हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे पर्यावरण कहा जाता है। अब पर्यावरण को कितने घटकों में बांट सकते हैं? तो मुख्य 2 घटक बताए गए हैं, एक प्राकृतिक घटक, एक मानव निर्मित घटक। तो प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं? प्राकृतिक घटक अपने मुख्य ये हैं। सबसे पहला जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, और इन तीनों के संपर्क से ही जीवमंडल का निर्माण होता है। अगर इनमें से एक भी चीज की कमी है तो इस मंडल का निर्माण नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं मानव निर्मित घटक। तो इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सारी चीजें हैं जिनको मनुष्य ने बनाया है, तो वो सारे मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम अपन बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य पर पाई जाने वाली जीवीय तथा अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। अब जैसे जीवीय, जिसे अपन जैव भी कहते हैं, ठीक है ना, अजीवीय जिसको हम निर्जीव कहते हैं, ठीक है ना। तो जीवीय सजीव प्राणियों के संसार, सजीव मतलब जिनमें जान है, जो ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे पेड़ पौधे हैं तो उनको भी अपन सजीव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी सजीव में रखा गया है। जैसे पादप है ना, पेड़ पौधे, और जीव जंतु जो भी जानवर है, मनुष्य है, वगैरह वगैरह, वो जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। अजीवीय मतलब जो निर्जीव चीजें हैं, जिनमें जान नहीं होती है, निर्जीव पदार्थों के संसार को हम अजीवीय कहते हैं। जैसे स्थल है, पहाड़ है, नदियां हैं, पर्वत है, इनमें जान नहीं होती है, इसलिए इनको निर्जीव कहा गया है। अब प्राकृतिक पर्यावरण, ठीक है ना। प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं? देखो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं या उनका निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण कौन करता है? भूमि, जल, वायु व पेड़ पौधे प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो सबसे पहले स्थलमंडल के बारे में अपन पता करेंगे। स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस ऊपरी परत, ठीक है ना, पृथ्वी की जो ठोस ऊपरी परत है तो स्थलमंडल कहते हैं। और ये पतली सी मिट्टी से ढकी रहती है, ठीक है। ये चट्टानों व खनिजों से बनी होती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियां एवं पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करती है। मतलब ज्यादातर जो क्रियाएं हैं वो सारी मनुष्य कहाँ पर करता है? स्थलमंडल पर करता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप लोग, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और हमारे खाने के लिए जो भी वस्तुएं बनती है उनका निर्माण कहाँ उगाई जाती है? वो सब्जियां हैं, फल फ्रूट है या अनाज है, वो सारे कहाँ होते हैं? स्थलमंडल पर। हमारे मम्मी पापा जो भी है कोई काम धंधा करते हैं तो वो ऑफिस कहाँ पर बना हुआ है? स्थलमंडल पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी क्रियाकलाप हम स्थलमंडल पर करते हैं। और हमारे जो पशु है जिससे हमें दूध वगैरह प्राप्त होता है, दूध, मांस वगैरह प्राप्त होते हैं, वो कहाँ पर चरने जाते हैं? स्थलमंडल पर, जहाँ पर घास के मैदान है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, स्थलमंडल, ठीक है। उसके बाद में अपन जिक्र करते हैं जलमंडल का। जलमंडल जल के क्षेत्र की
को ही जल मंडल कहा जाता है। जहाँ पर जल है, ठीक है ना, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल मंडल। इसके भी विभिन्न अलग अलग स्रोत हैं, जैसे नदी, तालाब, समुद्र, महासागर, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण चीज है, ये सभी प्राणियों के लिए जिनमें भी जान है उनके लिए जल आवश्यक है। अगर जल नहीं है तो हम ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है ना। तो जल है तो कल है, और जल ही जीवन है, ठीक है। आगे चलो अपन वायुमंडल पर। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है ना, इसका भी एक कवच है जो अपने पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही पृथ्वी के चारों ओर बंधा हुआ है, ठीक है ना। ये सूर्य से आने वाले, अब इसके फायदे क्या है वायुमंडल के, कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। सूरज की जो पराबैंगनी किरण है वो बहुत ही हानिकारक है, तो उससे हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल अनेक गैसों के मिश्रण से बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैस व धूलकण। जैसे 78% यहाँ पर बताई गई है नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सी है वायुमंडल में? नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है ना। और अन्य गैसें भी हैं, हीलियम, नियोन वगैरह वगैरह, जो उनका मात्रा बहुत ही कम है। और जो ऑक्सीजन गैस है इसको अपन प्राणदायिनी गैस भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन गैस हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हम श्वसन क्रिया के अंदर ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। उसके बाद में अपना टॉपिक आता है परितंत्र। परितंत्र जीवधारियों, मतलब जीवन, जिनमें जीवन है, ठीक है ना। तो जीवधारियों का आपसी संबंध, चाहे मनुष्य का पेड़ पौधों से ले लो, या दूसरे जानवरों से ले लो, या किसी भी चीज से ले लो, ठीक है ना, एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच। अपने आसपास का पर्यावरण जैसे स्थल हो सकता है ना, कोई पहाड़ी क्षेत्र हो सकता है, कोई समुद्र तटीय प्रदेश हो सकता है, कोई रेगिस्तानी प्रदेश हो सकता है। तो अपने आसपास हर जगह का अलग अलग होता है, ठीक है। अपने आसपास पर्यावरण के बीच के संबंध को ही परितंत्र कहते हैं, ठीक है ना। एकदम आसान सा है कि जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही परितंत्र कहते हैं। अब आगे देखो मानवीय पर्यावरण, ठीक है ना, मनुष्य का पर्यावरण। मनुष्य द्वारा की गई क्रियाओं को मानवीय पर्यावरण कहा जाता है। मनुष्य जो भी क्रियाएं करता है, जैसे स्थल पर फसल उगाना, पशुओं को पालना, स्थायी जीवन जीना, या किसी भी चीज की बनाना, स्मारक बनाना, ये सारे क्या आ जाते हैं? मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस पाठ के अंदर एक जगह आया हुआ है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, ठीक है ना। जो लेन देन की क्रिया करते हैं उसको विनिमय कहा जाता है। मगर यहाँ पर ऐड आ गया है वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय से तात्पर्य है जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। जैसे प्राचीन समय में जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था या मुद्रा का चलन नहीं हुआ था, उस समय लोग लेन देन तो किया ही करते थे। तो वो किस तरीके से किया करते थे? वस्तु विनिमय के माध्यम से। जैसे किसी के पास गेहूं है और उसको बाजरा खरीदना है तो वो गेहूं दे दिया करता था और उसके बदले बाजरा ले लिया करता था। या जिस किसी के पास घोड़ा है और उसको बकरियां या गाय खरीदनी होती थी तो वो घोड़ा देता था और उसके बदले में बकरियां या गाय खरीद लेता था। मगर इसमें दोहरा सहयोग होना बहुत ही आवश्यक था। मुद्रा के विकास का या मुद्रा के आविष्कार का मुख्य कारण यही था कि वस्तु विनिमय था, उसमें दोहरे सहयोग की आवश्यकता थी। अब मेरे को, जैसे मेरे पास घोड़ा है और मेरे को बकरी चाहिए, मगर बकरी वाले को घोड़ा नहीं चाहिए, तो वो वस्तु विनिमय नहीं हो पाता था। तो इसीलिए फिर मुद्रा का आविष्कार हुआ और मुद्रा का चलन शुरू हुआ। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।